शेयर हो गया है? दीदी। यस मैम। अच्छा, एक बार देखो, याद दिला देते हैं। लास्ट दिन हम लोगों ने क्या क्या चीज पढ़ा था। तो लास्ट दिन हम लोगों ने एक टेबुलर मेथड स्टार्ट किया था, ठीक है, टेबुलर मेथड फॉर ईओक्यू, ये हम लोगों ने किया था। अच्छा, उसके बाद परचेज प्राइस, कैसे मटेरियल का कैलकुलेट किया जाए, कैसे कौन कौन सा प्राइस ऐड होता है, लेकिन ऐसा प्राइस भी है जो ऐड होने के बाद भी डिडक्ट होने का जिसका मौका मिल जाता है, जैसे कि आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, ऐसा अगर कंसेप्ट हो तो हम लोग उसे लेस करेंगे। हमारे एग्जाम्पल में उसमें एक ड्रम वाला कंसेप्ट था कि जो हम लोग मटेरियल खरीद रहे थे वो उसको कंटेन करने के लिए ड्रम का जरूरत था। जो ड्रम अगर हम लोग रिटर्न करते हैं तो हमें अपना पैसा जो है थोड़ा सा काटने के बाद बाकी मिल जाएगा। मतलब एक एक ड्रम का प्राइस सब शायद 48 करके आया था, और जब रिटर्न होगा, सॉरी 48 ड्रम का रिक्वायरमेंट था, और जब रिटर्न हुआ था तो 8 रुपए करके रिटर्न हुआ था, जबकि ड्रम का प्राइस 10 रुपीज करके था। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने देखा जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री, एक ये कंसेप्ट हम लोगों ने देखा था। देन मैंने फीफो करवाया था, और मैंने इसी सम्स का तुम लोगों को लीफो करने के लिए कहा था कि लास्ट इन फर्स्ट आउट करना है। और भी दो मेथड होता है, वेटेड एवरेज, सिंपल एवरेज। तो आज हम लोग तीनों मेथड ही करेंगे, लेकिन उसके पहले और एक एनालिसिस आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये सब थियोरेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है और आता भी है। जैसे अगर तुम लोग को याद आए, एबीसी एनालिसिस मैंने करवाया था, ठीक है, लास्ट दिन उसके बारे में मैंने बताया था कि क्या एबीसी एनालिसिस है। यहाँ पर स्टॉक का जो है वो स्टॉक का जो कंट्रोल है वो किसके ऊपर डिपेंड करके होता है, वैल्यू के ऊपर, है ना। जिसका जितना वैल्यू है उसका प्रायोरिटी उतना ज्यादा होता है। वैल्यू मतलब अमाउंट के हिसाब से, ठीक है। सेम ऐसा ही एक एनालिसिस होता है वीईडी एनालिसिस, ठीक है, वीईडी। अब ये क्या होता है, देखो, वीईडी एनालिसिस। अच्छा, वीईडी एनालिसिस में V स्टैंड फॉर, देखो V का मतलब क्या होता है, V का मतलब होता है वाइटल, ठीक है, V का मतलब होता है वाइटल, ठीक है, वाइटल आइटम। अच्छा, E का मतलब होता है एसेंशियल, एसेंशियल आइटम। और D का मतलब होता है डिजायरेबल आइटम, ठीक है। ये क्या है, ये एनालिसिस क्या है, जैसे एबीसी एनालिसिस एक इन्वेंट्री कंट्रोल कैसे करे उसके ऊपर एक एनालिसिस इन लोगों ने लाया था, दैट इज एबीसी एनालिसिस। देखो एक बार याद दिला देता है तुम लोग को, एबीसी एनालिसिस में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, क्या तुम लोग को याद है? मैंने तो बहुत सारा चीज बताया था। एबीसी एनालिसिस में क्या बताया था कि जिसमें जिसका वैल्यू जितना ज्यादा होगा उस वो प्रोडक्ट हम लोग उतने क्वांटिटी में कम रखते हैं। कम रखा हुआ है मतलब महंगा चीज घर पे कम ही होता है ना, नॉर्मल सा बात है, चाहे जिसका फाइनेंशियल कंडीशन कैसा भी हो, ठीक है। लेकिन जिसका जो महंगा चीज होगा वो तो कम ही होगा ना। उसी तरह से जो रॉ मटेरियल ज्यादा महंगा है वो हम लोग कम क्वांटिटी में स्टोर करेंगे, लेकिन उस पर कंट्रोल बहुत ज्यादा रखेंगे, उसका देखरेख बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि लॉस होने से बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। उसी तरह से ये देखो मैंने यहाँ पर सब लिख के रखा है, लेस नंबर ऑफ आइटम्स बट द वैल्यू ऑफ दिस आइटम इज वेरी हाई, नंबर ऑफ आइटम्स विल इंक्रीज, वैल्यू इज डिक्रीज। और जैसे जैसे यहाँ पर तीन तरह से, तीन कैटेगरी में डिफाइन किया जाता है, ए बी और सी, ठीक है। एबीसी का पूरा नाम क्या था वो मैंने उस दिन शायद नहीं बताया था, इसीलिए देखो अभी बता देते। लिखो ऑलवेज बेटर कंट्रोल, ये कॉपी में तुम लोग जहां पर लिखे हो ना वहां एक बार लिख लो ऑलवेज बेटर कंट्रोल, इसका मतलब होता है, ठीक है। बेटर कंट्रोल के लिए इस तरह से हम लोग रॉ मटेरियल को क्लासिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर वैल्यूएशन। वैल्यूएशन मतलब कितना महंगा है, जिसका प्राइस जितना ज्यादा है उसका क्वांटिटी उतना कम रहेगा, लेकिन उस पर कंट्रोल यानी उसका देखरेख उतना ज्यादा करेंगे। अब वीईडी एनालिसिस में क्या होता है, देखो वाइटल आइटम्स, एसेंशियल आइटम, डिजायरेबल आइटम, ठीक है। वी का मतलब, ई का मतलब और डी का मतलब। अब ये कैसे आइटम के बारे में बता रहा है, जैसे वो रॉ मटेरियल के बारे में बताया कि कैसे हम लोग रॉ मटेरियल को बेटर कंट्रोल कर सकते हैं, तो एबीसी के थ्रू से दैट इज ऑलवेज बेटर कंट्रोल। तो
ये होता है एक्चुअली, ये होता है स्पेयर पार्ट्स के ऊपर। स्पेयर पार्ट्स का मतलब होता है जो छोटा मोटा पुर्जा वगैरह होता है उसे हम लोग स्पेयर पार्ट्स बोलते हैं। जैसे कि मान लो अगर कभी लैपटॉप वगैरह खोलते हो तो उसमें छोटा छोटा स्क्रू वगैरह होगा, जो कि मतलब देखने में तो इतना छोटा सा है बट बहुत वाइटल होता है। जैसे सिंपल से अगर पता है कि कैलकुलेटर के पीछे भी ना तुम लोग को छोटा छोटा पिन मिल जाएगा। अब मान लो इसको कभी खोल रहे हो या फिर दुकान में ले गए खोल रहे हो, तो फिर इसका अगर एक भी पिन गुम हो जाता है तो फिर ये बंद नहीं होगा, ये लगेगा नहीं। तो स्पेयर पार्ट्स मतलब जो देखने में तो बहुत छोटा मोटा चीज है बट इसका होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज हमारा काम रुक सकता है। तो ये स्पेयर पार्ट्स के ऊपर हम लोग एनालिसिस करेंगे कि स्पेयर पार्ट्स को किस तरह से कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं, किस तरह से एनालिसिस कर सकते हैं ताकि हमारा इन्वेंट्री का कंट्रोल बेटर हो। किस चीज, कौन सा इन्वेंट्री का? स्पेयर पार्ट्स का। एबीसी किसका था? रॉ मटेरियल का। वाइटल आइटम, एसेंशियल आइटम्स और डिजायरेबल आइटम्स, ठीक है। इन तीनों तीनों में डिफाइन किया गया है। यहाँ पर अमाउंट मैटर नहीं है यहाँ पर, लेकिन अमाउंट मैटर नहीं है क्योंकि स्पेयर पार्ट्स है तो ऑब्वियसली अमाउंट उतना ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो अमाउंट उतना वाइटल मैटर नहीं है, मैटर जो है वो है रिक्वायरमेंट। इसका रिक्वायरमेंट वाइटल मैटर होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन किया गया है, यहाँ पर अमाउंट इज नॉट मैटर, ठीक है। अगर ऐसे ही बताएं नॉर्मल कि कैसे याद रख सकते हैं, अमाउंट इज नॉट मैटर, रिक्वायरमेंट इज मैटर। मतलब चाहे जितना भी कम पैसे का चीज हो, रिक्वायरमेंट ही मतलब इसका रिक्वायरमेंट इतना मतलब जरूरी हो जाता है कि हम लोग आगे काम ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट इज मैटर, कितना ज्यादा रिक्वायरमेंट, क्योंकि मान लो कैलकुलेटर पूरा अच्छा खासा है, अब उसका एक स्पेयर पार्ट्स, एक छोटा मोटा पिन वगैरह जो भी हो, स्क्रू वगैरह अगर कहीं गुम हो जाता है, वो बंद नहीं होता है तो बेकार हो गया। तो इसीलिए, ठीक है। तो ये स्पेयर पार्ट्स को कंट्रोल करने के लिए। अब देखो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग नोट डाउन कर लेते, ठीक है। तो इसका देखो कैसे क्वेश्चन आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स हो एमसीक्यू, उसमें इस तरह से आ सकता है कि ये जो एनालिसिस है ये स्पेयर पार्ट्स को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। तो तुम लोग को सारा चीज ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर देखो पहला पॉइंट लिखते हैं, हियर वी स्टैंड्स फॉर वाइटल आइटम्स एंड their stock analysis requires more attention as out of stock situation will result in stoppage of production। ये वाइटल इसीलिए है कि प्रोडक्शन ही बंद हो सकता है, अगर हमारे पास ये चीज ना रहे तो हमारा प्रोडक्शन ही बंद हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं, अगर मान लो घर पे खाना बना रहे हो तो उसमें वाइटल आइटम क्या है? ऑलवेज वाइटल आइटम क्या हो सकता है? क्या लगता है तुम लोगों को? अगर हम लोग खाना बना रहे हैं और घर पे वो वाला चीज है नहीं, ऐसा कौन सा आइटम है जिसके बिना खाना बना ही नहीं सकते, फिर बंद करना पड़ेगा? सॉल्ट। सॉल्ट, करेक्ट। सॉल्ट, ठीक है, ये वाइटल आइटम है। मान लो तुम्हारे पास सारा का सारा मसाला वगैरह सब कुछ है, अब नमक ही नहीं है तो खाना बना के क्या फायदा? तुम्हें रुकना ही पड़ेगा, जब तक नमक नहीं आता है खाना बना ही नहीं सकते, ठीक है। सॉल्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसमें हो गया वाइटल आइटम। वाइटल आइटम का मतलब इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। और यहाँ पर हम एक एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लो एक गाड़ी इंडस्ट्री है, देखो यहाँ पर तुम लोग के बुक में ही है। तो देखो बोल रहा है कि एक गाड़ी बन रहा है, एक फॉर ए कार असेंबली कंपनी, ठीक है। इंजन इज अ वाइटल पार्ट, विदाउट द इंजन द असेंबली एक्टिविटी विल नॉट बी स्टार्टेड। तो अगर इंजन ही अवेलेबल नहीं है, अब तुम लोग सोचोगे कि इंजन कैसे स्पेयर पार्ट्स है, ऑब्वियसली गाड़ी इंडस्ट्री में इंजन स्पेयर पार्ट्स है, ठीक है। तो इंजन अगर हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो गाड़ी कैसे बनेगा? क्योंकि गाड़ी तो एक स्टेप वाइज बनता है ना, अब इंजन नहीं है तो गाड़ी बनेगा ही नहीं। तो फिर अगर हमारे पास इंजन अवेलेबल नहीं है जो कि हमारा एक वाइटल आइटम है, तो फिर हमें प्रोडक्शन रोकना पड़ेगा। जब तक इंजन हमारे पास ना आए हम लोग प्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो यही वाला एग्जांपल हम लोग लिख लेंगे, फॉर ए कार असेंबली कंपनी इंजन
इंजन इज अ वाइटल पार्ट, इंजन इज अ वाइटल पार्ट। वाइटल पार्ट तभी होगा अगर उसके लिए प्रोडक्शन रुक जाता है तो। इंजन इज अ वाइटल पार्ट, विदाउट द इंजन असेंबली एक्टिविटी विल नॉट बी स्टार्टेड। विदाउट इट लिख देते हैं, विदाउट इट प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कार विल बी स्टॉप्ड। ठीक है, ये बंद हो सकता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा V के बाद क्या आता है? V के बाद आता है D, सॉरी E। E मतलब, E मतलब क्या हो जाएगा? एसेंशियल। E मीन्स एसेंशियल आइटम। such item are such items are considered essential for efficient running, but without this item but without these items the system will not fall, the system will not फेल, लिख दो फेल। ठीक है, सिस्टम फेल नहीं होने का मतलब है कि प्रोडक्शन पूरा पूरी बंद नहीं होगा। ठीक है, एसेंशियल है बट वाइटल नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि प्रोडक्शन पूरा पूरी बंद हो जाएगा। ठीक है, तो द सिस्टम विल नॉट फेल। उसके बाद केयर मस्ट बी टेकन टू सी, केयर मस्ट बी टेकन टू सी दैट they are always in stock। बट हाँ, हमें ये ध्यान रखना जरूर चाहिए कि ये हमारे स्टॉक में रहे। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, हम थोड़े देर वेट कर सकते, एक दो दिन वेट कर सकते। जैसे मान लो मसाले में धनिया वगैरह नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं, बिना धनिया के खा लेंगे। ऐसा तो नहीं है कि वो नहीं देंगे तो नहीं खा सकते। या फिर मान लो जैसे गरम मसाला वगैरह हो गया, तो ये तो मतलब क्या है, एसेंशियल है। अगर किसी को पसंद है तो वो एसेंशियल है ना, मतलब फूड के मामले में कह रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे इसके बिना काम नहीं चलेगा। या फिर मान लो ये गरम मसाला वगैरह तो डिजायरेबल आइटम हो गया, थोड़ा सा गलत हो गया एग्जांपल। जैसे मान लो जो चिली पाउडर होता है, ठीक है, वो भी एसेंशियल है। लेकिन अगर नहीं है तो हम लोग एक दो दिन वेट कर सकते हैं उसके बिना खाने के लिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही बोल रहा है कि ई मीन्स एसेंशियल आइटम, सच आइटम आर कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर एफिशिएंट रनिंग बट विदाउट दिस आइटम। एफिशिएंट रनिंग मतलब यहाँ पर क्योंकि स्पेयर पार्ट्स का बात हो रहा है इसीलिए हम कह रहे हैं कि एफिशिएंट रनिंग मतलब अगर ये जो आइटम है स्पेयर पार्ट्स का ये अगर रहे तो हमारा प्रोडक्शन एफिशिएंट हो सकता है। बट ऐसा नहीं है कि इसके बदले हमारा पूरा का पूरा प्रोडक्शन बंद हो जाए। बट हाँ, हमें केयर रखना पड़ेगा कि ये आइटम हमारे पास ऑलवेज स्टॉक में रहे। जैसे देखो यहाँ पर एग्जांपल है एसेंशियल आइटम का। For a car assembly company, tire is an essential item. Without fixing the tires, the assembly of car will not be completed. देखो, टायर इंपॉर्टेंट है लेकिन टायर सबसे लास्ट में फिक्स किया जाता है गाड़ी का, सबसे लास्ट में। असेंबली करना का मतलब क्या होता है? असेंबली करने का मतलब है बहुत सारा अलग अलग कंपनी का जो ये है प्रोडक्ट वगैरह लेके उसे जोड़ के बनाना। ठीक है, तो सबसे लास्ट में हम लोग टायर लगाएंगे। तो अगर जब तक टायर नहीं आता हम लोग वेट कर सकते हैं क्योंकि वो सबसे लास्ट में लगेगा, उसके बाद ही हम लोग उसे बेच पाएंगे। बिना टायर के तो बेच नहीं सकते। लेकिन ऐसा नहीं कि प्रोडक्शन ही बंद हो जाए, बट अगर इंजन नहीं होगा तो वो प्रोडक्शन स्टार्ट ही नहीं हो सकता है। बट अगर टायर नहीं है तो ऐसा नहीं कि प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हो सकता क्योंकि वो सबसे लास्ट वाला आइटम है। ठीक है, तो हम लोग कुछ दिन वेट कर सकते हैं और जब हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा तो हम लोग फिर उसमें टायर लगा के बेच देंगे। तो ये एग्जांपल भी लिख लो। एग्जांपल एग्जांपल है टायर फॉर ए कार, फॉर ए कार असेंबली कंपनी, टायर इज एसेंशियल आइटम।
हम लोग कुछ दिन वेट कर सकते हैं, ठीक है, 1-2 दिन वेट कर सकते हैं, उसे हम लोग एसेंशियल आइटम बोलेंगे, उसके बाद हम लोग उसे लगा के अपना प्रोडक्शन कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो विदाउट फिक्सिंग द टायर्स द असेंबली ऑफ कार विल नॉट बी कंप्लीटेड, कंप्लीट नहीं होता है, लेकिन प्रोडक्शन को नहीं रोकेगा, ठीक है, प्रोडक्शन को नहीं रोकेगा। अच्छा, नेक्स्ट है डिजायरेबल। डिजायरेबल मतलब जैसे हम जो फूड का एग्जांपल ले रहे थे उसमें जैसे मैंने कहा कि गरम मसाला वगैरह ये सब डिजायरेबल आइटम है। जैसे कि गाड़ी कंपनी जो गाड़ी का असेंबली हो रहा है तो उसमें जो सीडी प्लेयर वगैरह जो रहता है, एसी वगैरह रहता है, ये सब डिजायरेबल आइटम है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर एसी नहीं लगता है तो कार नहीं बिकेगा या फिर कार का प्रोडक्शन कंप्लीट नहीं होता, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। म्यूजिक सिस्टम नहीं लगेगा तो कार, ये सब डिजायरेबल आइटम है। देखो लिखा हुआ है सम स्पेयर पार्ट्स थ्रू स्मॉल इन वैल्यू, कहाँ गया, ये रहा। फॉर एग्जाम्पल सीडी प्लेयर फॉर ए कार असेंबली कंपनी, ठीक है। सीडी प्लेयर वगैरह ये सब क्या है, डिजायरेबल आइटम है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसके बिना काम नहीं होगा। तो यहां पर लिखते हैं डिजायरेबल आइटम्स मतलब आइटम्स विच डू नॉट affect the production, do not affect the production, इसके प्रोडक्शन के साथ कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, इमीडिएटली। बट अगर ऐसा कोई आइटम अवेलेबल हो, बट अवेलेबल ऑफ सच आइटम्स will lead to more efficiency and अच्छा लीड टू मोर एफिशिएंसी, इतना ही लिखते हैं। और एग्जाम्पल दे देते हैं सीडी प्लेयर फॉर ए कार असेंबली कंपनी। सीडी प्लेयर, म्यूजिक सिस्टम हो गया, सीडी प्लेयर, एसी वगैरह हो गया, ये सब डिजायरेबल आइटम हो जाएगा, ठीक है। तो यही सारा चीज हमें अपने जो प्रोडक्शन करें उस पे स्पेयर पार्ट्स को कंट्रोल करने के लिए हम लोग वीडी एनालिसिस फॉलो करेंगे, ठीक है। अच्छा, और एक एनालिसिस है, देख लो, ये भी इंपॉर्टेंट है। और एक एनालिसिस है, अच्छा, उसका नाम है FSN। FSN स्टैंड फॉर, ये हो गया फास्ट, स्लो एंड नॉन मूविंग आइटम्स। FSN का मतलब हो गया फास्ट, स्लो एंड नॉन मूविंग आइटम्स। ये देखो ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है FSN एनालिसिस। तो देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर, FSN analysis is the process of classifying the material based on their movement from inventory for a specified period। मतलब movement कैसा हो रहा है, movement कैसा हो रहा है इसका मतलब है क्या वो ज्यादा दिन स्टोर में रह रहा है, प्रोडक्शन में कम रह रहा है, मतलब क्या मूविंग हो जाएगा, स्लो मूविंग या फिर नॉन मूविंग। मतलब एक आइटम, एक रॉ मटेरियल खरीद रहा है और वो स्टोर पे ही पड़ा है, वो कैसे भी प्रोडक्शन तक नहीं पहुंच रहा है, उसका डिमांड नहीं होगा, ठीक है, इसका मतलब वो एकदम नॉन मूविंग आइटम हो गया। अब एक ऐसा आइटम है आज खरीदा कल पूरा खत्म हो जा रहा है वो रॉ मटेरियल, तो फास्ट मूविंग आइटम हो गया। और स्लो मूविंग मतलब उतना फास्ट भी खत्म नहीं हो रहा है और एकदम बच्चा कुचा है ऐसा भी नहीं है, ठीक ठाक मूव हो रहा है, कभी मतलब धीरे धीरे मूव हो रहा है, दैट इज स्लो मूविंग आइटम। तो ये हमारे स्टोर पे, स्टोर से प्रोडक्शन सेंटर तक इसका क्या मूवमेंट है उसके ऊपर डिपेंड करके हम लोग इसका एनालिसिस करते हैं, दैट इज FSN एनालिसिस। ऑल द आइटम्स आर क्लासिफाइड इनटू F for fast moving, S for slow moving, N for non-moving items based on consumption and average stay in the inventory। वही कंजम्पशन कहाँ होगा, जहां प्रोडक्शन हो रहा है। अगर कंजम्पशन ज्यादा है किसी भी रॉ मटेरियल का तो उसका स्टोर पे रहना उतना आसान नहीं होगा, वो स्टोर से फास्ट मूव करेगा क्योंकि कंजम्पशन बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर कंजम्पशन बिल्कुल नहीं है उस प्रोडक्ट का तो वो नॉन मूविंग हो जाएगा उस रॉ मटेरियल का, और अगर थोड़ा बहुत कंजम्पशन है तो वो स्लो मूविंग हो जाएगा। हायर द स्टे ऑफ आइटम इन द इन्वेंट्री, इन्वेंट्री जो है वो अगर higher the stay of the item in the inventory the slower would be the movement of the material। अच्छा,
जितना ज्यादा वो स्टोर पे रहेगा, ठीक है, उसका मूवमेंट उतना स्लो हो जाएगा। दिस एनालिसिस हेल्प द स्टोर कीपर परचेज डिपार्टमेंट टू कीप द, स्टोर कीपर को भी हेल्प करता है, परचेज डिपार्टमेंट को भी हेल्प करता है, किस चीज में, टू कीप द फास्ट मूविंग आइटम्स ऑलवेज अवेलेबल, क्योंकि जो ज्यादा कंज्यूम्ड हो रहा है उसको हमेशा अवेलेबल रखना पड़ेगा, एंड टेक नेसेसरी स्टेप्स टू डिस्पोज ऑफ द नॉन मूविंग इन्वेंट्री, लेकिन जो नॉन मूविंग है उसे डिस्पोज ऑफ कर दो, मतलब बेच दो। क्यों, देखो पड़ा हुआ है, बेकार है, पड़े पड़े खराब हो जाएगा, डिफेक्टिव हो जाएगा, तो फिर उसको क्या करो, अगर उसमें जो भी थोड़ा बहुत प्राइस मिल रहा है उसमें उसको बेच के काम खत्म करो, उसको रख के कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये कभी भी कंजम्पशन के लिए जाता ही नहीं है, मतलब हम लोग जो प्रोडक्शन करें उस पर इसका यूज है ही नहीं, यूज नहीं है तो बेकार में जगह रोक के रखा है, बेकार में वो चीज बर्बाद हो रहा है, तो अभी वो जो कंडीशन में उसे बेच दो, दैट इज डिस्पोज ऑफ, और उससे जो भी रिकवरी हो रहा है वो कर लो, ये होता है एफएसएन एनालिसिस, ठीक है। जस्ट इन टाइम तो मैंने लास्ट दिन बताया था, तो ये हो गया हमारा एफएसएन एनालिसिस, तो फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग और नॉन मूविंग, ठीक है। तो इसका हम लोग क्या लिखेंगे, अच्छा इसको लिखवा देते हैं, अच्छा इसका लिखो, इसका लिखेंगे हम लोग, इट इज द प्रोसेस ऑफ classifying the raw material on their movement from store टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं, स्टोर टू प्रोडक्शन, प्रोडक्शन होगा तो कंजम्पशन होगा ना, तो इट इज द प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग द रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल को हम लोग क्लासिफाई किस तरह से करें, इन लोग का मूवमेंट स्टोर से प्रोडक्शन की ओर किस तरह का है उसके ऊपर डिपेंड करके, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो, अगर जो आइटम हायर हायर द स्टे इन स्टोर, the slower would be the movement of material, movement of material, जितना ज्यादा ये स्टोर पे रहेगा उसका मूवमेंट उतना कम हो जाएगा, ठीक है। तो जो जितना ज्यादा स्टोर पे रहेगा उसका मूवमेंट उतना कम होगा, और जो जितना ज्यादा कम स्टोर पे रहेगा, लोअर स्टे इन स्टोर, द हायर ऑफ कंजम्पशन, या फिर हायर ऑफ मूवमेंट ऑफ द मेटेरियल, कंजम्पशन ज्यादा है, और इसके ऊपर डिपेंड करके ही क्या करना है, हमें परचेज करना है, ठीक है। अच्छा, स्टोर कीपर एंड परचेज डिपार्टमेंट परचेज डिपार्टमेंट टू कीप द फास्ट मूविंग item always available and take necessary steps to dispose of
द नॉन मूविंग आइटम, नॉन मूविंग आइटम, नॉन मूविंग आइटम को सेल कर देना चाहिए, क्योंकि उसमें बेकार का खर्चा है हमारा, मतलब जैसे कैरिंग कॉस्ट होता है ना, तो कैरिंग कॉस्ट वो हमारा बढ़ा देगा, तो वो हमें सेल कर देना चाहिए। तो ये एक बाकी था हमारा थियोरिटिकल, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी था जो मैंने बताया। अच्छा, उसके बाद कुछ छोटा छोटा चीज है कि जो मेटेरियल का जो स्पॉइलेज, मतलब मेटेरियल जब डिफेक्ट होता है ना, तो उसका जो, एक मिनट देखो बताते हैं क्या बोलना चाहते हैं हम, एक मिनट कहाँ पर है। अच्छा, मेटेरियल यूज के हिसाब से कितने तरह से वो बर्बाद हो सकता है, तो यहाँ पर क्या लिखे, हेडिंग क्या दे, हेडिंग क्या दे इसका, हेडिंग क्या दे, एक मिनट। खैर हेडिंग तो कुछ नहीं मिला, ठीक है कोई बात नहीं, चलो हम लोग पढ़ेंगे स्क्रैप। स्क्रैप किसे बोलते हैं, वेस्टेज किसे बोलते हैं, स्क्रैप, वेस्टेज, डिफेक्टिव, डिफेक्टिव आइटम किसे कहते हैं, स्क्रैप, वेस्ट, डिफेक्टिव और स्पॉइलेज। ये जो चार टर्म है ये हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा देखो, पहले स्क्रैप एंड वेस्ट, both scrap and waste are related to raw material कह सकते हैं, या फिर और लेफ्ट ओवर मेटेरियल। देखो स्क्रैप हो या वेस्टेज हो, दोनों ही क्या है, लेफ्ट ओवर मेटेरियल है, ठीक है, मतलब रिलेटेड टू रॉ मटेरियल, ठीक है, रॉ मटेरियल जो लेफ्ट ओवर है, ठीक है, वो स्क्रैप भी हो सकता है, वेस्ट भी हो सकता है, मतलब जो लेफ्ट ओवर रॉ मटेरियल है उसे हम लोग स्क्रैप या फिर वेस्ट कह सकते हैं, लेकिन दोनों में मैंने और नहीं लिखा, लिखा है स्क्रैप एंड वेस्ट, तो फिर दोनों में फर्क कुछ ना कुछ तो होगा, ठीक है। तो दोनों में फर्क क्या है, तो एक चीज मार्केट में बेच के हमें कुछ ना कुछ रियलाइज्ड हो सकता है, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू मिल सकता है, बेच के कुछ ना कुछ रिकवरी हो सकता है, जिसका रिकवरी होगा उसे कोई एक चीज बोला जाएगा, दैट इज या तो उसे स्क्रैप या तो वेस्टेज बोलेंगे, और जिसका कुछ भी रिकवरी वैल्यू नहीं होता है उसे हम लोग स्क्रैप या वेस्टेज कुछ एक बोलेंगे। तो तुम लोग मुझे बताओ कि अगर मार्केट में किसी का रिकवरी वैल्यू है, किसी भी एक लेफ्ट ओवर रॉ मटेरियल का या फिर लेफ्ट ओवर मटेरियल का, तो उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्क्रैप बोले या वेस्ट बोले। ये स्क्रैप वाला लैंग्वेज तो बहुत यूज होता है, बताओ कौन सा चीज बेच के पैसा मिलता है, ये इसका बिजनेस भी हो, स्क्रैप, स्क्रैप बेच के, क्योंकि आजकल सारा चीज तो रिसाइकल होता है ना, तो हम लोग मान लो कुछ भी रिसाइकलिंग, मतलब हम लोग फालतू में नहीं फेंक के, जो स्क्रैप वाले होते हैं ना उन्हें अगर दे देते हैं, लाइक प्लास्टिक का बॉटल हो गया, ये सब जो भी हमारा बाहर गिरने से जो क्या हो जाएगा ना, हमारा जो एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल खराब हो जाएगा, तो अगर हम लोग वो प्रॉपर जगह में रिसाइकिल करवा सकते हैं, प्रॉपरली उसे मतलब स्क्रैप वाले को दे सकते हैं, तो उससे क्या हो जाएगा, हमारा रिसाइकिल हो जाएगा, तो स्क्रैप बेचने से कुछ ना कुछ मिल जाता है, तो ऐसा लेफ्ट ओवर मटेरियल जो हमें कुछ रियलाइज वैल्यू देता है, दैट इज स्क्रैप। और अगर उसका हालत इतना ही खराब हो चुका है कि उसका कोई रियलाइज वैल्यू नहीं है, कभी कभार देखो अगर स्क्रैप वाले को बुलाते हो, कोई पेपर वगैरह भी बेचते हो ना, तो देखना
कि पेपर जो अगर मान लो मुड़ा हुआ पेपर है ना, तो वो बोलते हैं ये हम नहीं ले सकते, ठीक है। हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है भाई लेके जाओ, इसका कुछ देने का जरूरत नहीं है, ले जाओ क्योंकि बेकार में मेरे घर में पड़ा हुआ है। तो वो हो गया वेस्ट, उसका वो कोई पेमेंट नहीं करेगा। बाकी जो भी उसे ठीक लगेगा, जो वो रिसाइकिल कर सकता है, जो उसके लिए बेनिफिशियरी है, वो उसका एक पेमेंट दे देगा जो मार्केट रेट चलता है। मैंने तो केस्टोपुर में हमेशा सुनते रहते, बोलते बोलते जाता है पेपर वाला, ये वाला, वो वाला। तो ये सब जो भी है स्क्रैप वाले होते हैं, ठीक है, जो रिसाइकिल कर देते हैं और जिसका एक हमें वैल्यू देके जाते हैं अगर हम लोग उन्हें बेचते हैं। और लेकिन वेस्ट का कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, एक सिंपल लैंग्वेज में, स्क्रैप एंड वेस्ट आर रिलेटेड टू रॉ मटेरियल्स और लेफ्ट ओवर मटेरियल्स। इफ द लेफ्ट ओवर मटेरियल्स, इसके आगे लिखेंगे, इफ द लेफ्ट ओवर रॉ मटेरियल हैज नो residual value, sorry, no realization value, sorry, no realization value, realization value, then मतलब amount में, then it is called waste. But if it has some realization value, चाहे कितना भी कम हो, अगर कुछ मिल रहा है, then it is called scrap. इसे हम लोग स्क्रैप बोलेंगे। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे डिफेक्टिव एंड स्पॉइलेज। तो देखो डिफेक्टिव एंड स्पॉइलेज में नॉर्मल पहले बताते हैं ये क्या होता है। देखो डिफेक्टिव का मतलब क्या होता है, अगर मान लो कोई भी चीज डिफेक्टिव, जैसे सपोज घर पे एक घड़ी है जो कि डिफेक्टिव हो गया है, मतलब रुक रुक के चल रहा है, तो हम लोग अगर उसे रखना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, उसे ले जाएंगे ठीक करवाने के लिए, ठीक है, उसे रिपेयर करवाएंगे तो हो सकता है कि वो ठीक हो जाए, ठीक है। तो दैट इज डिफेक्टिव आइटम, मतलब वो पूरा बेकार नहीं हुआ है, अगर मतलब ऐसा नहीं कि बर्बाद हो गया उसे फेंक दो उठा के। डिफेक्टिव आइटम का मतलब कि थोड़ा बहुत उसमें कुछ खराबी आ गया है, दैट इज डिफेक्टिव आइटम। अच्छा, अब स्पॉइलेज का मतलब, अब जिसका कुछ हो नहीं सकता है, वो पूरा ही खराब हो गया है, या फिर मान लो कि उस पे मान लो घड़ी का हालत इतना ही खराब है, वो रिपेयर तो होगा लेकिन उस पे जो खर्चा होगा ना, उस पे मेरा एक नया वैसा ही घड़ी आ जाएगा, तो वो हो गया स्पॉइलेज। अब किसी को अगर कुछ ज्यादा ही मतलब कुछ अटैचमेंट है कोई घड़ी के साथ, तो वो अलग बात है, वो करवा सकता है, ठीक है, वो चीज हम नहीं कह रहे। लेकिन नॉर्मल क्या होगा, हमारा रिपेयर का खर्चा उतना ही होना चाहिए ना जो रिपेयर जैसा हो, अगर वो न्यू प्रोडक्ट जैसा हो जाए तो हम लोग क्यों करवाए। तो डिफेक्टिव आइटम का मतलब ऐसा आइटम जिसे हम लोग चाहे तो फिर से रिकंडीशनिंग कर सकते हैं थ्रू रिपेयरिंग। बट स्पॉइलेज मतलब जिसे हम लोग मतलब रिपेयर करके भी ठीक नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोई जबरदस्ती कहे कि नहीं रिपेयर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, बट उसका कॉस्ट भी तो देखो, उसका कॉस्ट अगर इतना आ जा रहा है कि जिसमें मेरा एक नया चीज आ जाएगा, लाइक फोन पे हो सकता है, ये वाला फोन जो है हम लोग यूज करते हैं, मोबाइल वगैरह, थोड़ा बहुत डिफेक्टिव हुआ इट्स ओके, उस पर खर्चा कर सकते हैं। अगर मान लो किसी के पास 10,000 का मोबाइल है तो उसको ठीक करने के लिए 1,000 2,000, अब अगर 8,000 खर्चा करना पड़े तो वो क्यों करेगा बताओ, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। तो वही जो ठीक हो जाएगा डिफेक्टिव, और जो ठीक नहीं हो सकता है दैट इज स्पॉइलेज। तो क्या लिखेंगे, डिफेक्टिव एंड spoilage are the term related to finished प्रोडक्ट, ठीक है। एक चीज देखो, ये लेकिन रॉ मटेरियल पे एप्लीकेबल होता है, ये जो स्क्रैप एंड वेस्ट है ना, ये रॉ मटेरियल पे एप्लीकेबल होता है, या फिर किसी भी तरह के मटेरियल पे जो अभी तक फिनिश गुड्स नहीं बना है। लेकिन ये डिफेक्टिव एंड स्पॉइलेज जो है वो फिनिश गुड्स पे ही एप्लीकेबल होता है। मतलब मेरा प्रोडक्शन होने के बाद ऐसा गुड्स प्रोड्यूस्ड हुआ है जो कि डिफेक्टिव है। कभी कभी बुक्स वगैरह खरीदने जाओगे तो देख सकते हो कि किसी किसी पेज में
प्रिंटिंग थोड़ा बहुत गलत हो गया है, पेज थोड़ा मुड़ा हुआ है, एक दो पेज ऐसा मुड़ा हुआ है, डिफेक्टिव होता है, तो दुकानदार भी बोलता है अगर इसको लोगे तो कम में दे देंगे, किसी को सही लगता है तो ले सकता है, ठीक है। और स्पॉइलेज मतलब मान लो पूरा कटा फटा है तो वो लेके पढ़ नहीं सकते, तो उसका तो कोई फायदा है नहीं, वो बेचेगा भी नहीं, ठीक है, दैट इज स्पॉइलेज। तो वो फिनिश गुड्स के लिए एप्लीकेबल होता है। एक चीज ध्यान में रखो, वेस्ट, स्क्रैप वेस्ट जो है वो रॉ मटेरियल के ऊपर एप्लीकेबल होता है, डिफेक्टिव एंड स्पॉइलेज जो है वो फिनिश प्रोडक्ट के ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो ये सारा चीज हमें पूछ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में कि डिफेक्टिव स्पॉइलेज इज एप्लीकेबल ऑन फिनिश प्रोडक्ट, ठीक है। तो फिनिश प्रोडक्ट, डिफेक्टिव एंड स्पॉइलेज आर द टर्म रिलेटेड टू फिनिश प्रोडक्ट कैन बी rectified by incurring some expenses, मतलब वही repairs, then it is called defective product. If it can't be rectified, then is called spoilage. तो ये हो गया रॉ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करके और फिनिश गुड्स के ऊपर डिपेंड करके जो प्रोडक्शन के पहले, यानी रॉ मटेरियल का क्या क्या कंडीशन हो सकता है। सारा रॉ मटेरियल प्रोडक्शन में काम में आ जाए ऐसा नहीं हो सकता, कुछ स्क्रैप कुछ वेस्ट हो सकता है, और आफ्टर प्रोडक्शन भी हमारा सारा चीज सही हो ऐसा नहीं हो सकता है, कुछ डिफेक्टिव हो सकता है, कुछ स्पॉइलेज हो सकता है। तो ये कुछ हमारा थियोरेटिकल था, तो ये भी हम लोगों ने किया। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो हमारा सिंपल एंड वेटेड एवरेज है इसे सीखेंगे, ठीक है, क्योंकि लीफो जो है वो तो फीफो की तरह ही है, वो लास्ट में करते हैं, पहले सिंपल एंड वेटेड एवरेज जो है ये कर लेते हैं। देखो हम लोग जो प्राइसिंग ऑफ मटेरियल कर रहे थे लास्ट दिन, उसका मैंने बताया था 4 मेथड होता है, फीफो, लीफो, सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज। तो फीफो हम लोगों ने किया था, आज हम लोग सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज करेंगे, जो कि एक ही सम से हो जाएगा। ये देखो, prepare a statement showing the pricing of issues, ठीक है, on the basis of simple average and weighted average method from the following information pertaining to material D। material D का ये सारा इंफॉर्मेशन है, 2016 मार्च 1 से लेके 25 तक का दिया हुआ है, ठीक है। परचेज 100 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 10 ईच, ये तो पता ही है, ठीक है, ये हम लोग रीड कर लेंगे पढ़ते, मतलब जब सम्स करेंगे। तो पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। देखो स्ट्रक्चर वैसे ही होगा जैसा फीफो में हुआ था, ठीक है, बस टेक्निक जो है वो अलग होगा। तो फर्स्ट सिंपल एवरेज, सिंपल एवरेज मेथड किस तरह से होगा, देखो स्टोर लेजर अकाउंट, डेट, रिसिप्ट्स, इशू और बैलेंस। अच्छा, रिसिप्ट्स में है क्वांटिटी, प्राइस, वैल्यू, इसमें भी है क्वांटिटी, प्राइस और वैल्यू, और इसमें भी है क्वांटिटी, प्राइस और वैल्यू। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखो 2016 मार्च 1 परचेस्ड 100 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 10 ईच। तो हम लोग यहाँ पर पहले लिखेंगे 2016 और मार्च 1, ठीक है, मार्च 1। अच्छा, सबसे पहले बोला है परचेस किए हैं, तो रिसिप्ट में आएगा 100 यूनिट, ठीक है, 100 यूनिट आएगा एट द रेट ऑफ 10। तो प्राइस है 10, यहाँ पर रुपीस का साइन लगा लो, प्राइस है 10, तो वैल्यू हो जाएगा 1000, ठीक है। यहाँ तक कोई चेंजेस नहीं, ये हम लोगों ने खरीदा है। अगर यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस होता तो हम लोग बैलेंस भी इसे लिख देते। नेक्स्ट 2nd ऑफ मार्च,
परचेज 200 यूनिट्स 10.2, बट इसका टोटल भी तो बैलेंस भी तो लिखना है हमें। बैलेंस कितना लिखेंगे? 100। लेकिन एक चीज नोट करो, यहां पर जब हम लोग सिंपल एवरेज मेथड करेंगे तो प्राइस कभी नहीं लिखेंगे बैलेंस में। कहा नहीं लिखेंगे? प्राइस का कॉलम भी हटा सकते हो, ठीक है, चाहो तो प्राइस का कॉलम हटा सकते हो। प्राइस नहीं लिखेंगे। कहां पर नहीं लिखेंगे? बैलेंस में। बाकी सारे जगह पे लिखेंगे, यहां पर नहीं लिखेंगे, ठीक है। वैल्यू अब लिखेंगे नहीं तो कॉलम का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट सिर्फ वैल्यू लिखेंगे यहां से देख के, ठीक है, 1000। अच्छा, अब क्या करेंगे? देखो ये चीज याद रखो। अब देखो आगे क्या होता है। 200 यूनिट्स 10.2, तो 200 यूनिट्स 10.2, तो बताओ कितना हो रहा है अमाउंट? 200 इंटू 10.2, 2040। अच्छा, अब ये खरीदा है, तो बताओ यहाँ पर कैसे लिखेंगे? जैसे कि मैंने कहा कि प्राइस नहीं लिखना है, सिर्फ क्वांटिटी और वैल्यू लिखना है। लेकिन ना तो यहाँ पर हम लोग को फीफो करना है ना तो लीफो, तो अलग अलग क्वांटिटी हमें मेंटेन करने का जरूरत नहीं है। जैसे हम लोग फीफो में क्या कर रहे थे, ये देखो ये रहा। फीफो में क्या कर रहे थे? इस तरह से अलग से लिख रहे थे ना कि कौन सा आगे आया कौन सा बाद में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि हमें जो आगे आया उसे आगे इशू करना है, जो बाद में है उसे बाद में इशू करना है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि मेथड का नाम ही क्या है? एवरेज। एवरेज मतलब क्या? ऐड कर देना। ऐड कर देना मतलब क्या? मिक्स्ड अप कर देना। एवरेज मतलब तो मिक्स्ड हो जाता है, किसी का फीचर्स अलग से पता नहीं चलता है, एक एवरेज फीचर्स पता चलता है। जैसे तुम लोग के रिजल्ट में होता है, तो अगर किसी को 80% मिला है तो ऐसा थोड़ी ना है हर एक सब्जेक्ट में उसे 80 मिला है, वो तो एक नियर अबाउट वैल्यूएशन है, ठीक है। तो वैसे ही इसी मेथड का नाम है सिंपल एवरेज, तो हमें एवरेज करना है, ठीक है। तो एवरेज करेंगे तो ऐड कर देंगे, तो 200 प्लस 100 कितना लिखेंगे? 300। और कितना क्वांटिटी हो जाएगा? पहले से 1000 था और अभी हुआ है 2040, तो कितना हो जाएगा? 3040, ठीक है। हाँ, 3040। अब हम तुम लोगों से पूछेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऐसे हुआ। अब इशू हुआ है 5 तारीख को 250 यूनिट्स टू जॉब एक्स। अच्छा, इसका नंबर दिया हुआ है, ठीक है। नंबर, ये नंबर जो है, मैंने तो नंबर का कोई कॉलम किया नहीं है, और ऐसे भी तुम लोग का एमसीक्यू है, नंबर का कॉलम तो कोई देखेगा नहीं कि कितने नंबर जॉब में ये जा रहा है। जैसे जॉब मतलब पर्टिकुलर जहां पर काम हो रहा है, तो वो एक एक अलग नाम देते हैं। जैसे स्कूल में क्लासेस का क्लासिफिकेशन होता है, जैसे क्लास 1 तो उसका ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन, उसी तरह से एक पर्टिकुलर जॉब का नाम होता है, ठीक है। तो जॉब एक्स ये वाला नंबर 12, इसमें ये इशू हुआ है, ये प्रोडक्ट, ठीक है। तो हमें तो इशू से लेना देना है 250। अरे 250, तो यहाँ पर लिखते हैं 5th ऑफ मार्च, शायद 5th ऑफ मार्च ही था ना। हाँ, 5th ऑफ मार्च 250 इशू हुआ है, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 250। प्राइस कैसे कैलकुलेट करोगे? एवरेज बताया मैंने, प्राइस कैसे कैलकुलेट करोगे ये लेकिन थोड़ा सा समझने वाला है। अभी मैंने बताया एवरेज कर दो, एवरेज करके बताओ कितना होगा। कैसे करोगे? अच्छा, पीछे वर्किंग नोट करके दिखाते हैं। वर्किंग, हाँ बोलो। ऐड करते हैं प्राइस को। हाँ, तो प्राइस एंड क्वांटिटी, प्राइस तो ऐड हो चुका है यहाँ पर 3040। अभी हमारे पास जो मेटेरियल है वो कितने का है? 3040 रुपीज का है। और इस ये कितने क्वांटिटी में है? 300, टोटल 300 है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे इशू प्राइस ऑन, इशू प्राइस कितना हो रहा है? इशू प्राइस ऑन 5th मार्च। 5th मार्च का इशू प्राइस निकाल रहे हैं। 5th मार्च हमारे पास टोटल रुपीस, कितने रुपीस का मेटेरियल अवेलेबल था? 3040। और कितने यूनिट अवेलेबल था? 300। तो पर यूनिट मेटेरियल का कॉस्ट कितना हो रहा है? रुपीस इतना पर यूनिट लिखेंगे। डिवाइड करके बताओ। 3040 10.1। अच्छा, 10.13। 10.13। अच्छा सॉरी, ये वेटेड एवरेज हो गया, सॉरी। अच्छा रुको एक मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, एक मिनट। वो सिंपल एवरेज करा मैंने, वेटेड एवरेज कर दिया, सॉरी। तो इशू प्राइस, फिर से देखो ऐसे नहीं होगा। इशू प्राइस ऑन 5th मार्च, ठीक है।
इशू प्राइस ऑन 5th मार्च, हमें प्राइस का क्या करना है, एवरेज करना है। तो ये देखो वो मैंने वेटेड एवरेज कर दिया था टोटल का, हमें प्राइस का एवरेज करना चाहिए। सिंपल एवरेज में हमें क्या करना है, प्राइस का एवरेज करना है। प्राइस हमारे पास कौन कौन से प्राइस का मेटेरियल अवेलेबल है, 10 रुपीज वाला और 10.2 वाला, ठीक है। तो 10 रुपीज और 10.2, तो इस तरह से करेंगे 10 एंड 10.2, और दो तरह का है तो एवरेज करना है। एवरेज इसमें भी होगा लेकिन ये सिंपल एवरेज है तो सिर्फ प्राइस का एवरेज होगा। जब हम लोग वेटेड एवरेज करेंगे इसी का, देखना तो जो अभी मैंने किया था वैसे करना पड़ेगा, ठीक है। उसे फिलहाल भूल जाओ। इशू प्राइस हम लोग निकाल रहे हैं 5th मार्च का, और कैसे निकालना है, प्राइस का एवरेज करना है। जितना सारा प्राइस अवेलेबल होगा, दो प्राइस अवेलेबल है, दोनों का हम लोग एवरेज करेंगे। अब बताओ कितना हो रहा है, 20.2/2, 10.1, 10.1, 10.10 10.1, तो ये अप्लाई करेंगे यहाँ पर 10.1, तो 10.10, तो बताओ कितना होगा, इशू का अमाउंट कितना होगा, वैल्यू 2525 2525, 2525। अब बचा कितना, बता सकते हो कितना बचा, इसमें एक कंसेप्ट लगाना 50 पड़ेगा। 50 बचा, लेकिन मुझे ये बताओ ये 50 कौन सा स्टॉक बचा, क्योंकि हम ये बता दे रहे हैं तुम लोग को, ये ध्यान रखो जब भी सिंपल एवरेज करोगे तो दिमाग में फीफो रखना है। हम लोग को क्या रखना है, फीफो, ठीक है। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यही रूल्स है। जब हम लोग, क्योंकि फीफो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, जब भी हम लोग सिंपल एवरेज करेंगे हमें फीफो दिमाग में रखना है। अब इसका मतलब क्या है, फीफो दिमाग में रखना है, क्योंकि देखो मेरे पास पहले 100 यूनिट था, ये देखो 100 यूनिट था, फिर 200 था, 100, फिर देखो 200, हम यहाँ पर दिखा देते हैं रफ में करके, ये बाद में काम आएगा, समझ जाओगे। यहाँ पर फीफो सोचते रहना है इसके साथ साथ। अब मैंने ये दोनों मेरे पास आ गया मेरे स्टोर में, और मैंने इसके बाद कितना इशू किया, मैंने इसके बाद इशू किया है 250, तो मेरे पास 50 बचा हुआ है। तो बताओ कौन सा स्टॉक का 50 बचा हुआ है, दोनों का मिला हुआ नहीं, कौन सा स्टॉक का 50 बचा है, फीफो मानना है। तो 100 का पूरा चला गया, 300 250 अगर मुझे इशू करना है तो एक बार फीफो भी इसके साथ सोचना पड़ेगा। अभी तुम लोग समझ जाओगे थोड़ी देर बाद में, जब प्राइस का हम लोग एवरेज करेंगे ना तुम लोग को क्लियर हो जाएगा। तो ये 100 रुपीज हमारा चला जाएगा, सॉरी 100 यूनिट हमारा चला जाएगा। अगर हम लोग 250 यूनिट इशू कर रहे हैं तो बताओ 100 यूनिट जाएगा कि नहीं जाएगा, अगर हम लोग फीफो फॉलो कर रहे हैं। और 200 में से 50 चला जाएगा, तो यहाँ पर यहाँ से कितना चला गया, 150। तो ये जो 250, ये जो 50 बचा हुआ है ये 200 का पोर्शन है, ये जो 50 बचा हुआ है ये 200 का है। यानी कौन से रेट का माल बचा हुआ है, कौन से रेट का माल बचा हुआ है, ये याद रखना है। नेक्स्ट एवरेज जब करेंगे तो 10 नहीं ले सकते। क्यों इतना बता रहे, सुनो, फीफो हमें याद रखना है जब हम लोग सिंपल एवरेज करेंगे। फिर से एक बार बताते हैं, जब भी हम लोग सिंपल एवरेज करेंगे हम लोग दिमाग में इसके साथ साथ फीफो भी फॉलो करेंगे। और हम लोगों ने लास्ट दिन फीफो देखा था, फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो पहले 100 इन हुआ, फिर 200 इन हुआ। अब जब हम लोग इशू कर रहे हैं तो उसका प्राइस तो एवरेज करेंगे लेकिन दिमाग में फीफो रखेंगे। मतलब मेरा 100 यूनिट वाला पूरा का पूरा स्टॉक खाली हो गया, बिकॉज 250 का मेरा इशू था, और मुझे 100 देने के बाद भी और 150 देना चाहिए था, जो कि मैंने 200 से दिया होगा। तो 200 में और कितना बचा हुआ, 50। इससे मुझे इतना याद रखना है कि मेरा 10.2 रेट वाला माल बचा हुआ है, 10 रुपीज वाला माल खत्म हो गया, 10 रुपीज वाला नहीं है। ये जो बचा हुआ है ये 10.2 रेट वाला बचा हुआ है। अब ये आगे देखो कैसे काम में आता है, ठीक है। अच्छा अब ये बताओ इसका वैल्यू कितना होगा, कैसे निकालोगे इसका वैल्यू, 3040 माइनस कर दो, ये वाला सिंपल माइनस कर दो। जैसे 300 से 250 माइनस किए हो ना, वैसे ही इससे इसको माइनस कर दो, फीफो काम में आएगा। अभी धीरे धीरे देखते जाओ, 3040 माइनस 515, 515, ठीक है। थोड़ा सा लगेगा कंफ्यूजन लेकिन देखो अभी समझ में आ जाएगा। 7th परचेज 200, अच्छा फिर से परचेज है कोई प्रॉब्लम नहीं, 7th मार्च को 200 एट द रेट ऑफ 10.5, तो 10.5 देख लो कितना होता है, 200 इंटू 10.5 तो हो गया 2100। अब ऐड कर देंगे 50 प्लस 200 कितना हो गया 250, और 505 प्लस 2100 कितना हो गया 2615 है, 2615। अच्छा फिर 10th में परचेज, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तक परचेज होते रहेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। परचेज कितना है 300 एट द रेट ऑफ 10.8,
310.8 कितना होता है? 3240. हाँ 3240। टोटल करो, 250 था और 300 आ गया, कितना हो जाएगा? 550। और ये हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 5855। 5855. ठीक है 5855। 10th को ये हो गया। अब आया इशू 13th को। अब देखो क्या होगा। इशू कितना यूनिट करना है? इशू करना है हमें 200 यूनिट। 200 यूनिट इशू करेंगे, ठीक है 200 यूनिट इशू कर देते हैं। बट मुझे बताओ कि एवरेज प्राइस क्या होगा। मतलब मेरे वर्किंग नोट में मुझे लिखना है, वर्किंग नोट नंबर 2, इशू प्राइस ऑन, डेट कौन सा था, इशू प्राइस ऑन 13th ऑफ मार्च। बताओ कौन कौन सा प्राइस हमें एवरेज करना चाहिए, बताओ क्या क्या प्राइस है। चलो देखो कंफ्यूजन हो जाएगा। अब अगर मेरा फीफो वाला याद रख रहे हो तो समझ जाओगे कि क्या, क्यों मैंने फीफो कहा है। ठीक है यही रूल्स है। मैम तो 10 को छोड़ के हाँ 10 को छोड़ के, तो 10.2, 10.5, 10.8। 10.8 हाँ अगर तुम लोग सोचोगे कि ये तो सब मिक्स्ड अप है, हम 10 ले लेते हैं, गलत हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर फीफो भी साथ साथ दिमाग में हमें रखना है। ठीक है तो यहाँ पर 3 प्राइस हमारा आ जाएगा क्योंकि बीच में कोई इश्यू नहीं था। तो 10.2, उसके बाद 10.5 হবে। अच्छा 3 टेर एवरेज। হ্যাঁ, अच्छा 10.8 divided by 3, हाँ 10. 10.5। अच्छा 10.5 इशू जब किया हम लोगों ने 10.5 से किया है। तो 10.5 200 इंटू 10.5 कितना हो जाएगा? 2100. 2100। अच्छा बचा कितना? 550 माइनस 200 350, और माइनस कर दो ये वैल्यू में 3755। अच्छा जैसे ही हम लोगों ने ये वाला पॉइंट किया, फिर से हमें दिमाग में एक बार फीफो देख लेना चाहिए कि क्या हुआ है। ठीक है हम लोगों ने यहाँ पर 250 इशू तक करके रखा था। ठीक है फिर 200 और 300 आया हमारे पास। देखो फिर हमारे पास क्या क्या आया, यहाँ पर लिखते हैं 200 और 300। तो 200 जो था उसका रेट 10.5 और उसके बाद 10.8। चलो 10.5 और 10.8, 10.5 और 10.8, तभी तो हम लोगों ने इसका एवरेज किया। देखो कितने सिंपल से समझ में आ रहा है। अच्छा और हम लोगों ने इशू कितना किया? अच्छा ये पूरा टोटल कर लेते हैं 550। वैसे ही 550 हम लोग का हुआ था ना टोटल 550, उसमें से 200 चला गया। इसमें से अगर 200 चला गया तो कौन कौन सा स्टॉक क्लोज हो गया, मतलब कौन कौन सा स्टॉक चला गया? बचा है 350। बताओ कौन कौन सा स्टॉक चला गया, कौन से रेट वाला चला गया? 50. 50 50, और सेकंड वाले से 150। सेकंड वाले से 150। मतलब ये जो 350 है इसमें दो तरह का स्टॉक है, एक 10.5 एंड 10.8। 10.5 एंड 10 यानी 10.2 कट हो गया। ठीक है मतलब अभी हमारे पास दो रेट का ये है, मतलब स्टॉक है। ठीक है तो दो रेट लेके हमें चलना है। अब अगर जब तक हम लोग नया परचेज नहीं करते, अभी हमारे पास दो रेट है, ये हमें समझना है। फिर 18th को फिर से इशू हुआ है, तो फिर 18th को इशू, और जब भी इशू होगा तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा ज्यादा। अच्छा 200 यूनिट। तो अब इसका फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, वर्किंग नोट। अब देखो यहाँ पर कर लिया ना हम लोगों ने, तो एवरेज कौन कौन से रेट का होगा? 10.5 एंड 10.8। ये देखो ये रफ करते रहेंगे तो फिर कितने इजीली हम लोग कर सकते हैं। वर्किंग नोट नंबर 3 দিদি इशू 10.65 হবে। 10.65 अब है 18th मार्च। तो 10.5 प्लस 10.8 डिवाइडेड बाय 2, 10.65। अच्छा तो यहाँ लिख लेते हैं 10.65 से हो जाएगा। इसका बता दो कितना होगा? 2130. 2130। तो बच्चा कितना? 350 से 200 चला गया 150, और 37, हाँ और ये वाला 3755 माइनस ये वाला 1625. 1625। ठीक है अच्छा 200 हम लोगों ने इशू कर दिया। फिर से इसे एक बार चेक कर लेते हैं। 200 अगर इशू कर दिया तो क्या कंडीशन है? अब यहाँ से लेस कर देते हैं 200। अच्छा 350, इसके बाद क्या हम लोगों ने कुछ परचेज किया था? 350 नहीं, दो बार ही डायरेक्टली इशू है।
तो 200 फिर से हम लोगों ने इशू कर दिया, तो बचा 150। तो 200 इशू किया, तो कौन कौन सा बच्चा होगा यहां से, ये देखो ये 200 वाले से हम लोगों ने कितना दिया होगा, जैसे ये 50 दिया और 200 वाले से 150 दिया था, तो फिर से अगर यहाँ पर 50 बचा हुआ था, इसका मतलब ये वाला स्टॉक जो है, ये जो 350 बचा है ना, ये 10.5 वाला स्टॉक और 10.8 वाला, तो यहाँ पर ये 10.8 वाला पूरा का पूरा स्टॉक है, इसका ये पूरा है, और इसमें से ये कितना है, ये 50 है, ठीक है। तो अब जब हम लोग 200 इशू कर रहे हैं, तो ये 50 पूरा खत्म हो गया, और बाकी कहां से दिया, यहां से, तो 10.8 वाला बचा हुआ है, सिंपल सा बात है, देखो 10.8 वाला बचा हुआ है, लास्ट वाला एक बार देखोगे तो 200 में से ये हम लोगों ने इशू किया था ना, ये 200, तो 200 में यहां से पहले 50 चला गया था, यहां पर कैसे आया था 50 प्लस 150 करके, 50 प्लस 150, तो इसका 50 बचा हुआ है, 150 में से 200 में से 150 गया, 50 बचा हुआ है, ये पूरा 300, तभी ये 350, और ये मैंने लिखा भी है ये। अब ये जो है 10.8 हो गया, इसका मतलब ये जो 150 बचा हुआ है, ये 10.8 वाला बचा हुआ है। अब देखते हैं आगे क्या है, इशू है या परचेज है। 18 के बाद 20 परचेज है, 20 को परचेज हुआ है 111, 100 और 11, ये तो 1100 हो जाएगा। अच्छा, फिर ये 150 250, और ये ऐड हो जाएगा 25 7 और 2725 हो गया। अच्छा, अब लास्ट जो है वो इशू है 25th का इशू है, इशू कितना अमाउंट है 150, 150। अब बताओ इसका रेट क्या होगा, वर्किंग नोट नंबर 4, इशू प्राइस ऑन 25th ऑफ मार्च, बताओ कौन कौन सा बचा हुआ है, सिर्फ पुराना तो 10.8 वाला बचा हुआ है, और बाकी तो सब 11 चला गया, और लेटेस्ट जो लिए वो 11 है ना, हाँ 11 ही कहा, 11 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2, तो कितना होता है 10.90, तो यहां पर लिख देते हैं 10.9, तो ये कितना हो जाएगा 150 टू 10.9, 1635, ये माइनस कर देंगे 100 और ये माइनस कर देंगे 2725, तो ये हो गया 1090, 1090। तो सिंपल एवरेज के साथ साथ हमें फीफो भी इसके साथ साथ करते रहना है, तभी सिंपल एवरेज पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा, नहीं तो हमें ये नहीं पता चलेगा यहाँ एवरेज किसे करें, इसमें प्रॉब्लम इशू में हो जाएगा अगर हम लोग फीफो नहीं फॉलो करेंगे। तो सिंपल एवरेज यानी सिंपल एवरेज प्लस फीफो, दूसरा कुछ नहीं लगाना है, फीफो ही हमें अप्लाई करना है, तभी हो पाएगा समझ। अब चलो एवरेज मेथड भी देख लेते, सेम क्वेश्चन से एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज। डेट, रिसिप्ट्स, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, इशू, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, बैलेंस, क्वांटिटी, यहां पर रेट लिखेंगे, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, अगर बैलेंस कुछ रहेगा तो हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में रेट नहीं भी लिखेंगे चलेगा, इसमें रेट लिखने का जरूरत नहीं, ये दोनों में रेट नहीं लिखा जाता है। अमाउंट, अच्छा, फर्स्ट 2016 1 मार्च, फर्स्ट मार्च, ठीक है, फर्स्ट मार्च में हम लोगों ने परचेज किया था 100 यूनिट एट द रेट ऑफ 1000, ठीक है। अच्छा, बैलेंस कर देंगे, बैलेंस में हो जाएगा 100 यूनिट 1000। अच्छा, उसके बाद है फिर से परचेज, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम हो जाएगा, फिर से परचेज 200 यूनिट एट द रेट ऑफ 10.2
और इसका इंटू करके आया था 2040 और टोटल हो जाएगा 300 और 3040 एकदम सेम है अभी तक जैसे सिंपल एवरेज में किया। अब इशू में देखो चेंजेस समझ में आ जाएगा। इशू कितना यूनिट हुआ है 250। अब इसका रेट निकालना पड़ेगा कितना होगा, तो पीछे वर्किंग नोट करते हैं। इशू प्राइस ऑन डेट कौन सा है, इशू प्राइस ऑन 5th ऑफ मार्च। तो इसमें कैसे निकालेंगे, टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी, टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी करेंगे एवरेज में, वेटेड एवरेज में टोटल हमेशा टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी। तो अभी टोटल अमाउंट कितना है 3040 डिवाइडेड बाय 300, 3040 डिवाइडेड बाय 300 कितना हो जाएगा देख लो। अब वो आएगा जो कुछ 10.33 मेरा आ जा रहा था ना, उतना 10.13, हाँ 13 आएगा। अब ये 10.13 से करना पड़ेगा। तो अब देखो प्रॉब्लम क्या है, 10.133333 ऐसा तुम लोग के कैलकुलेटर में दिख रहा होगा, तो तुम लोग उसे कट मतलब उसे हटाओ मत, ठीक है, उसे डायरेक्टली उसमें इंटू 250 कर दो, जितना 133 है पूरा उसमें 250 इंटू कर दो, तो आंसर कितना आएगा देखो 2533.3333 इस तरह से लास्ट में 2, तो 2533 लेते हैं, पॉइंट को अवॉइड कर देते हैं क्योंकि पॉइंट के बाद 3 है, लेस देन 5 है, ठीक है। तो जब भी ऐसा नंबर रहता है कि जो कंटिन्यूअस फ्लो में चल रहा है एक पैटर्न के साथ, तो कैलकुलेटर में वो पूरा रख के इंटू करना चाहिए, ठीक है। तो 2533 बचा कितना 50 और यहां पर कितना हो जाएगा 3040 माइनस 2533 तो 507। अच्छा 5th मार्च के बाद 7th मार्च परचेस 210.5 और इसका अमाउंट हो जाएगा 2100। टोटल कर देंगे तो ये हो गया 250 और ये दोनों को टोटल करना है तो 70620607। अच्छा 7th मार्च के बाद 10th मार्च, इस डेट में भी परचेज है 300 यूनिट एट द रेट ऑफ 10.8, तो 10.8 3240 फिर से ऐड करेंगे तो ये हो गया 550 प्लस 3240 74678 3 2 5 ये हो गया 5847, ठीक है। अच्छा 10th के बाद हो जाएगा 13th, इशू हुआ है 13th मार्च को इशू हुआ है कितना 200 बताओ क्या रेट होगा, टोटल जो है डिवाइड कर दो, इसमें हमेशा ये वाला फॉलो करना है। इशू प्राइस ऑन 13th मार्च है 10.63 है 10.63, टोटल 5847 डिवाइडेड बाय 550, 5847 डिवाइडेड बाय 550 10.63। अच्छा अब इंटू कर दो 10.63 इंटू 200 2126। अब माइनस कर दो ये हो जाएगा 350 और ये माइनस 5847 तो ये हो जाएगा 3721। 13th के बाद 18th फिर से इशू हुआ है 200, अब ये डिवाइड कर दो जितना होगा उतना ही 200 यूनिट डिवाइड कर दो 3721 डिवाइडेड बाय 350 कितना आ रहा है 10.63 आ रहा है। तो अब हम और वर्किंग नोट नहीं दिखा रहे 10.63 और इंटू 200 करने पे 2126 सिमिलर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि रेट सिमिलर चल रहा है, एवरेज कर दिया है ना पूरा का पूरा हम लोगों ने, बचा कितना 150 और ये माइनस कर दो 3721 माइनस 2126 1595। अच्छा अब उसके बाद ये हो गया 18th, उसके बाद 20 में परचेज है 28th मार्च परचेज है कितना परचेज है 100 यूनिट 11 रुपया करके तो 1100 250 2695 2695
और मार्च 25 को फिर से इशू है 150, तो 150 इशू कर दो। अब प्राइस बता दो, इससे इसको डिवाइड करना पड़ेगा, प्राइस चेंज होगा, क्यों बताओ, नया एक रेट का माल आ गया ना, तो एवरेज चेंज हो जाएगा। देख लो 2695 डिवाइड करके देखो, 10.78 आ रहा है। यस मैम। तो ये हो गया 100, वैल्यू 2695, तो 1078 ये हो गया क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू। ठीक है, ये हो गया क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू। तो ये वेटेड एवरेज देखो इजी है, नाम बड़ा है, सिंपल, वो नाम से ही सिंपल है, बट यहाँ पर दो चीज याद रखना पड़ता है, जबकि वेटेज में कुछ भी झमेला नहीं है, वेटेज सबसे सिंपल है, इसका नाम मतलब सिंपल एवरेज की तरह ही होना चाहिए था जो भी। तो वेटेज में क्या होगा, देखो हम लोग हमेशा टोटल क्वांटिटी, जब इशू हो रहा है, जब भी इशू होगा हमारे पास, उसके पहले जितने रुपीस का और जितने क्वांटिटी का है उसे डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट हमें मिल जाएगा। दिस इज द टोटल अमाउंट एंड टोटल यूनिट, इसे डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट मिल जाएगा, पर यूनिट से इशू प्राइस निकाल देंगे, फिर हमारे जैसे रेट में आते रहेगा उसे ऐड करते, जैसे ही इशू होगा उसके पहले का जो अमाउंट और क्वांटिटी है उसको हमें देखना है और उस हिसाब से हमें एवरेज करते जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर बस एक बार ये वर्किंग नोट नहीं भी करोगे तो इसमें करना बहुत ही आसान है, लेकिन फिर भी अगर दिक्कत होता है तो कर सकते हो वर्किंग नोट, लेकिन ये बिना वर्किंग नोट के हो नहीं सकता। ठीक है, गलत होने का चांसेस रहता है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तभी हो सकता है, नहीं तो गलत होने का चांसेस रहता है। यहाँ पर फीफो भी इसके साथ साथ हमें सीखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। अच्छा, तो देखो हम लोगों ने ये जो बाकी मेथड था वो भी कर लिया, सिंपल वेटेज और वेटेड एवरेज, सिंपल एवरेज, फीफो। अच्छा, लीफो बाकी था, लास्ट दिन के सम्स में हमारा लीफो बाकी था, वो भी कर लेते हैं। चलो लीफो, कौन सा क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, शायद 6th नंबर किया था, हाँ ये वाला किया था, इसका ही मैंने लीफो करने के लिए कहा था। 7 এর 7 এর, আচ্ছা এটা শুধু ফিফো ছিল। अच्छा, তাহলে লিফো ये वाला कर लेते हैं, लिफो। From this information provided as under, you are required to prepare a statement showing how the issue would be priced if LIFO method is followed। ठीक है, तो हम लोग इलास्ट्रेशन 8 करते हैं जो कि लिफो मेथड से करना है। ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो फटाफट फॉर्मेट बना लेते हैं। डेट, रिसिप्ट्स, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, इशू, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, बैलेंस, क्वांटिटी, रेट, इसमें लेकिन रेट लिखना पड़ेगा, उन दोनों में रेट लिखने का कोई जरूरत नहीं है, और अगर लिखते भी है तो वो कॉलम ब्लैंक ही रहेगा, उसका कोई एप्लीकेशन नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पर देखो फर्स्ट है ओपनिंग बैलेंस 100 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 10 फेब 2016 फेब, ओपनिंग यानी 1 तारीख का होगा, तो बताओ ओपनिंग बैलेंस कहाँ लिखना चाहिए? receipts नहीं, ओपनिंग बैलेंस बैलेंस में लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस बैलेंस में लिखेंगे, रिसिप्ट में तभी लिखते हैं अगर हमारे पास किसी तरह से वो इन हो रहा है, ये ऑलरेडी इन है। ठीक है, तो ये रिसिप्ट नहीं हुआ है, एटलीस्ट 1 तारीख को तो नहीं हुआ है, ये पहले से ही रिसिप्ट है, अब ये बैलेंस ब्रॉट डाउन कर रहा है, तो ये हमेशा बैलेंस में लिखना चाहिए। अच्छा, फिर 2 तारीख को रिसिप्ट हुआ है 200 यूनिट, फिर 2 तारीख को रिसिप्ट हुआ है 200 यूनिट एट द रेट ऑफ 10.50, तो कितना हो जाएगा 10.50 करके 2100, इसके पहले भी ऐसा अमाउंट था 2100। अच्छा, अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये लीफो है तो अलग अलग लिखना पड़ेगा, 100 था और 200 आ गया, 100 10.00 था, ये 10.50 आ गया, ये 1000 और ये 2100, ये ऐसे कवर कर सकते हैं ताकि अलग से पता चले। थर्ड, फिर 3 को फिर से रिसिप्ट हुआ है कितना 300
एट द रेट ऑफ 10.60, 10.60 कितना हो जाएगा? 3180, ठीक है, 3180। अब टोटल, अब 3 स्लॉट हो गया, 100, 200, 300। 100 है 10, फिर 10.50, फिर 10.60। अच्छा, ये है 1000, ये है 2100, ये है 3180, ये तीनों मिलके एक स्लॉट। अच्छा, थर्ड, फिर उसके बाद फोर्थ, फोर्थ में इशू हुआ है, तो थोड़ा नीचे लिखते हैं। फोर्थ, फोर्थ में इशू हुआ है कितना? 400 यूनिट। अब बताओ क्या ट्रीटमेंट होगा? 400 यूनिट इशू हुआ है तो किस तरह से होगा? लीफो है तो पहले कौन सा जाएगा? 300. हाँ, पहले 300, ये वाला लास्ट इन फर्स्ट आउट। अच्छा, 400 करना है तो और कितना लेना पड़ेगा? 100. 200 100, থেকে। हाँ 200 से, तो 300 का 10.60 और 200 वाला 10.50, तो 300 10.6 हो जाएगा 3180, ये तो क्या हुआ ये, और 100 इंटू 10.5 ये हो जाएगा 1050। बचा कितना? 300 खत्म, 200 में से 100 चला गया, कितना बचेगा? 100. 100, तो पहले ये वाला लिख लेंगे 110, तो 10.00, तो ये हो गया 1000। 200 का हो गया है 100, 100 इंटू 10.50, तो ये भी 1050, और ये वाला जो है ये खत्म हो गया, 300 वाला जो है ये खत्म हो गया। अच्छा, नेक्स्ट, फोर्थ के बाद सिक्स्थ, इशूड, फिर से इशूड है। अच्छा, कितना कितना है? 120, बताओ अब 120 कहाँ से ले? 100 নিচের 100টা থেকে 10.50, উপরের থেকে 20 10.00। 10.00, तो ये तो हो जाएगा 200 और ये 1050, तो ये जो है ये 100 में से कितना बचा फिर? 80. 80 रेट 10.00, तो कितना हो जाएगा? 800, 800। अच्छा, और ये वाला तो कुछ नहीं बचा फिर, ये 100 खत्म हो गया, ये 100 में से 20, तो 80, 800। अच्छा, ये हो गया 6 तारीख। अच्छा, उसके बाद कौन सा डेट है? 7th को रिसिप्ट 411 करके। अच्छा, 7th को रिसिप्ट हुआ है 400, 411, तो 4400, 4400। अच्छा, ये 80 और 400 दो तरह का आ गया, ठीक है, 80 और 400, 80 का 10.00, 400 का 11.00, ये 800 और ये 4400, हाँ 4400, ठीक है यहाँ तक। अच्छा, फिर से एक बार कॉलम करना पड़ेगा, डेट, डेट रिसिप्ट्स, इशू, बैलेंस, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। अच्छा, तो लास्ट हम लोगों ने किया था 400, 7th तक किया था, 8th में फिर से इशू है, तो 8th में फिर से इशू है, फेब 8th, तो इशू है कितना यूनिट इशू बोला है? इशू बोल रहा है 200 यूनिट, तो 200 कैसे लेंगे? तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो 80, पहले 80 ले लेंगे, पहले 80 ले लेंगे। 80 का प्राइस कितना है? দিদি 400 থেকে নিতে হবে না? ओ अच्छा, पहले 400। हाँ पहले 400, लास्ट इन पहले 400। अच्छा, कितना बोला था हम लोग को? 400 ही बोला था क्या? इशू 200, अच्छा तो पहले सिर्फ 200 लेंगे, 400 में से 200 इजीली अवेलेबल है और कोई स्टॉक में हाथ देने का जरूरत नहीं, 11 रुपीज करके, 11, तो ये हो गया 2200। अच्छा, अब बचा क्या? 80 वाला बचा हुआ है और 400 में से 200, तो 80 इंटू 10, 200 इंटू 11, तो 80 इंटू 10 और 200 इंटू 11, तो ये हो गया 800 और ये हो गया 2200।
ये इशू हो गया। अच्छा 8th फेब के बाद इसके बाद हो रहा है 12th ऑफ फेब 300 रिसीव्ड एट द रेट ऑफ 11.40। 300 एट द रेट ऑफ 11.40 कितना होगा 300 इंटू 11.40? 3420। 3420। अच्छा फिर यहाँ पर स्टॉक में इसे भी लिखेंगे 80 200 300 10 11 11.4। तो ये हो गया 80, ये हो गया 2200 और ये कितना हो जाएगा 34 0 to 800 হবে ফার্স্ট একটা 80 না। हाँ 800 हो गया। अच्छा 12th के बाद फिर 13 में रिसीव्ड हुआ है 200। अच्छा फिर 13 नीचे लिखते हैं थोड़ा, फिर से रिसीव्ड हुआ है 13th में 211.50 50 211.50 कितना हो रहा है 200 अच्छा तो 2300। तो 80 200 300 और 200। अच्छा ये 10 11 11.4 11.5 800 2200 3420 2300। अच्छा फिर 17th को इशू हुआ है, यहाँ पर लिखना पड़ेगा 17th को इशू हुआ है कितना 400। तो लीफो कर रहे हैं तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो बताओ लास्ट इन ये हुआ है तो 200 लेंगे और 200 है ना, इसमें से 200 11.5 और इसमें से 200 11.4 और कितना हो रहा है ये तो 2300 ये तो पता चल रहा है, इसका देख लो 4 2 8 2 2 2280। हाँ अब बचा क्या है 80 बचा है 10 करके 800। अच्छा 200 बचा है 11 के रेट पे ये, और 300 में से 200 चला गया बचा कितना 100 11.4 इसका रेट निकालना पड़ेगा। और ये जो है ये तो खत्म हो गया 5 वाला, इसका कितना हो रहा है 1140। हाँ 1140। अच्छा आगे नहीं है ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लीफो कर सकते हैं। तो देखो मेटेरियल चैप्टर में जितना भी न्यूमेरिकल्स होता है जितने भी टाइप्स का ठीक है वो सारा हम लोगों ने कवर कर लिया। और मैंने क्या किया है ना ये मैट का पूरा क्वेश्चन को मैंने एक जगह पे ले लिया ठीक है, जैसे कि देखो क्या क्या क्वेश्चन तुम लोग को यहाँ पर करना है एक बार रिकॉल करवाते क्योंकि मेटेरियल खत्म हो गया न्यूमेरिकल्स बोलो तो, और छोटा मोटा और भी कुछ थ्योरीज है जैसे कि मतलब पता तो होना चाहिए वो हम बताएंगे ठीक है। नेक्स्ट दिन हम लोग लेबर थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे और थोड़ा मेटेरियल का थ्योरी उसके साथ साथ करते जाएंगे जो भी थोड़ा बहुत छूटा हुआ है। जैसे कि देखो ईओक्यू का थ्योरी भी हम लोगों ने पढ़ा, क्यू किस लिए किया जाता है, यूक्यू का न्यूमेरिकल्स ये एक है ठीक है। एक हम लोगों ने पढ़ा था वो टोटल कॉस्ट, अगर कोई मतलब हमें ऑफर दिया जा रहा है सप्लायर के थ्रू से तो हम लोग टोटल कॉस्ट चेक करके देखते हैं हमें ऑफर लेना चाहिए या फिर नहीं भी लेना चाहिए, वो भी ईओक्यू रिलेटेड है। एक टेब्यूलर मेथड है वो भी ईओक्यू रिलेटेड है। और इसके अलावा ईओक्यू में हम लोग देखते हैं और भी दो चीज देखते हैं कि कितने दिन छोड़ छोड़ के हम लोग ऑर्डर कर सकते हैं ठीक है। और एक होता है नंबर ऑफ ऑर्डर, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है ये देखो ऐसा। और उसके बाद हम लोगों ने हम लोगों ने लेवल्स पढ़ा था ठीक है, रॉ मटेरियल्स का लेवल की रीऑर्डर लेवल कब होता है, मिनिमम मैक्सिमम एवरेज स्टॉक लेवल, इसका पूरा मतलब थियोरेटिकल और ग्राफिकली हम लोगों ने समझा था। उसके बाद इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ये भी कंसेप्ट हम लोगों ने थ्योरी न्यूमेरिकल्स दोनों चीज किया है ठीक है। सिंपल एवरेज वेटेड एवरेज ये भी आज हम लोगों ने किया, लेकिन इसका जो थियोरेटिकल पार्ट है वो हम बताएंगे कि कौन सा मेथड बेनिफिट है, जैसे लास्ट दिन फीफो बताया था वैसे बाकी बताएंगे, वो बाकी रहा। यहाँ पर और भी क्वेश्चन है जो मैंने नहीं करवाया बट तुम लोग कर पाओगे ठीक है, तो तुम लोग उसे करके देखो और नहीं होता है तो मुझे बता सकते हो ठीक है, और आंसर मेरे से ले सकते हो। लेकिन बहुत सारा चीज मैंने करवा दिया ठीक है, तो वो देख लेना कि जो करवा दिया वो करने का जरूरत नहीं है, वो तो कॉपी में होगा ही, बाकी प्रैक्टिस के लिए तुम लोग कर सकते हो। अच्छा यहाँ पर एक मेथड शायद रह गया है, रिप्लेसमेंट प्राइस बेसिस इलास्ट्रेशन 9, वो नेक्स्ट दिन करवाएंगे। अच्छा देखते हैं क्या है यहाँ पर है, ये भी शायद हमारा ये क्या है प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस,
स्टॉक और इशूड एट स्टैंडर्ड प्राइस, अच्छा ये भी एक रह गया है, तो मुझे लगता है नेक्स्ट दिन भी हमें मटेरियल भी थोड़ा सा आगे और करवाना पड़ेगा। अच्छा, रिसिप्ट एंड इशू ऑफ एन आइटम द बैलेंस नो, ये अच्छा सिंपल एवरेज ऑफ फेब्रुअरी रिसिप्ट्स, ये अलग अलग से पूछा है यहाँ पर, तो तुम लोग इस ये जितना भी है ना ये हम शेयर कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर आंसर नहीं है बेट, मतलब यहाँ ये मैंने इसलिए किया है, जिन लोग के पास बुक है ना उन लोग के पास आंसर रहेगा तो वो लोग देखेगा, अगर हम ये देंगे तुम लोग बुक मत ओपन करना और खुद से करने का कोशिश करना, फिर आंसर को टैली करना और देखना कि तुम लोगों से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन बहुत सारा चीज मैंने करवा दिया, यहाँ पर एक 13th का भी क्वेश्चन ये शायद मैंने करवाया था। बस मुझे 2 क्वेश्चन ऐसा मिला जिसका कंसेप्ट अभी तक मैंने नहीं कहा था, 2 अलग मेथड, एक स्टैंडर्ड प्राइस और एक रिप्लेसमेंट प्राइस, जैसे फीफो लिफो ये हम लोगों ने किया। अच्छा, ये 17th भी मैंने करवा दिया, किस तरह से प्राइसिंग ऑफ मटेरियल हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर से यहाँ पर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, और यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन, जैसे कि जो लेवल्स था, ठीक है, डेंजर लेवल, मिनिमम मैक्सिमम लेवल, यहाँ पर भी उस रिगार्डिंग एक क्वेश्चन है, ईओक्यू मैक्सिमम मिनिमम, बस इतना ही है, ठीक है। अप टू 20 तक क्वेश्चन है जिसमें मैंने बहुत सारा करवा दिया है, जो नहीं करवाए वो तुम लोग करो, और जो 2 मैंने पॉइंट बताया ना जो अभी तक मैंने नहीं बताया, स्टैंडर्ड प्राइस मेथड और रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड, वो हम बताएंगे नेक्स्ट दिन। फिर एक काम करते हैं, ये मटेरियल क्लास को ही रख लेते हैं और जो भी छोटा मोटा थ्योरी बचा है उसे कंप्लीट करवा देंगे। जैसे थ्योरी में देखो जस्ट इन टाइम ये सब जो भी इंपॉर्टेंट है वो तो मैंने करवा दिया, बीन कार्ड, स्टोर लेजर, ये सारा चीज थोड़ा सा थोड़ा बता देंगे ताकि तुम लोग उसका आइडिया क्लियर हो जाए। बाकी थ्योरी में तुम लोग लेकिन काफी ध्यान दो थियोरिटिकली, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं कैलकुलेशन तो आएगा ही, छोटा मोटा कैलकुलेशन आएगा, बड़ा कैलकुलेशन भी आएगा, सीएमए के लिए कह रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि अभी एमसीक्यू हो गया है तो सारी चीज का थ्योरी भी तुम लोग बहुत अच्छे तरीके से देखो, ठीक है। तो आज होमवर्क नहीं किया हो लेकिन नेक्स्ट दिन प्लीज होमवर्क करना, ठीक है, तो फिर थोड़ा फास्ट होगा हमारा, होमवर्क जरूर करना। मैम